गुड मॉर्निंग गाइस। लास्ट टाइम हमने अपना 5th चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। ओके उसके बाद आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो गई थी। रेगुलर क्लासेस में आपको मैंने 3 से 4 चैप्टर करवाए हैं केमिस्ट्री के। एंड जिन बच्चों ने रेगुलर क्लासेस लगाई हैं उनको काफ़ी आइडिया हो गया है कि किस तरह से नोट्स बनाते हैं, किस तरह से पढ़ना होता है आपको केमिस्ट्री का। जो बच्चे बीच में क्लासेस नहीं लगा पाए थे उनके लिए मैंने इक्विलिब्रियम चैप्टर का थोड़ा सा रिव्यू लाई हूँ। ओके मैं जस्ट आपको हिंट दे सकूँ कि किस तरह से आपने चैप्टर करना है। तो करते हैं शुरू अपना चैप्टर इक्विलिब्रियम। सो व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम क्या होता है? ओके इक्विलिब्रियम आपके पास फर्स्ट इसमें जो स्टेटमेंट आती है डेट इज़ योर इक्वी। ओके सो व्हाट इज़ इक्वी? तो इक्वी का मतलब होता है सेम। लिब्रियम मतलब उसकी स्टेट, मतलब ऐसी स्टेट जहाँ पे कुछ पैरामीटर आपके सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए आपके पास रिएक्टेंट है डेट इज ए प्लस बी मिलके बना रहे हैं सी। ओके सपोज ए की कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट ये 5 ग्राम है, बी की कंसंट्रेशन भी 5 ग्राम है। ओके एंड सपोज करो सी की कंसंट्रेशन आपके पास 15 ग्राम है। तो ये आपके पास एक रेगुलर रिएक्शन है और इस रेगुलर रिएक्शन में हम एक एरो फॉरवर्ड लगाते हैं। ओके फॉरवर्ड एरो का मतलब होता है कि रिएक्शन आगे जा रहा है, ए और बी कंबाइन होकर सी बना रही हैं। ओके सो दिस इज़ योर रेगुलर रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को हमने इक्विलिब्रियम पे लाना है। तो इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, तो हम इसमें एक न्यू एरो ऐड कर देंगे। ओके दिस वन बैक साइन। बैक साइन का मतलब होता है कि अब ये ऐसा रिएक्शन है जो आगे तो जा रहा है। देखो एक एरो आगे की तरफ है, एक एरो पीछे की तरफ है, मीन्स रिएक्शन दोनों तरफ हो रहे हैं। रिएक्शन आगे भी जा रहा है और रिएक्शन पीछे भी आ रहा है। और इस टाइम पे आपकी देखो ये जो कंसंट्रेशन है, पहले कंसंट्रेशन क्या थी 5 5 15। अब देखो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, अगर ये 5 है ये 5 है, ठीक है, तो सी भी आपका कितना बनेगा 5 ग्राम बनेगा। इक्विलिब्रियम मतलब मैंने क्या कहा था आपको कि इक्विलिब्रियम ऐसा स्टेट होती है जिसमें आपके पास कुछ पैरामीटर लाइक कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इवन कि उनका कलर भी सिमिलर या कांस्टेंट हो जाते हैं। ओके तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें आपके पास जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर हो जाएगा, रिएक्टेंट के बराबर हो जाता है। उनका अमाउंट, उनका टेम्परेचर, जैसे सपोज करो आपके पास ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट दोनों का ही जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट का भी कितना हो जाएगा सेम टाइम पे 10 डिग्री हो जाएगा। तो दिस इज हम क्या बोलेंगे कि टेम्परेचर आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। सो अब यहाँ टेम्परेचर अगर आपके पास कांस्टेंट हो गया है, ठीक है, तो ये कौन सी स्टेट आ गई, इक्विलिब्रियम की आ गई। तो इक्विलिब्रियम ऐसी स्टेट होती है जहाँ आपके पास कुछ पैरामीटर लाइक कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर हो जाते हैं। एंड इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लाइक दिस एरो, दिस टू एरोज, ठीक है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में। लिखने का तरीका देखो हाफ लगाते हैं, दिस इज हाफ, मतलब रिएक्शन आधा आगे को जाएगा फिर पीछे को आएगा, ठीक है, और पूरा एरो क्या बताता है, रिएक्शन सिर्फ आगे को ही जाएगा। और ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल। दिस इज योर रिवर्सिबल, मतलब जो इक्विलिब्रियम है वो हमारे पास कैसा स्टेट है, दैट इज़ अ रिवर्सिबल स्टेट। ओके सो दिस इज योर इक्विलिब्रियम। एंड इक्विलिब्रियम भी आपके पास अब 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज योर इक्विलिब्रियम इज ऑफ 2 टाइप, फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड सेकंड वन इज योर केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसमें इक्विलिब्रियम फिजिकल स्टेट में आती है। देखो जैसे सपोज करो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूँ, सॉलिड और इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। तो
ज़रा सोचिए अपने दिमाग में कोई ऐसी स्टेज आपने, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड की देखी होगी, ठीक है, जिसमें कोई मैटर आपका सॉलिड स्टेट में भी है और इक्विलिब्रियम पे वो लिक्विड स्टेट पे भी आ जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों आपको एक फिजिकल स्टेट, ठीक है, पहले वो सॉलिड था फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो क्या चेंजेस आ रही है, सिर्फ उसके फिजिकल स्टेट में ही चेंजेस देखने को मिलती है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए अब केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब आपके केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा, रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट के बीच में इक्विलिब्रियम आएगा। ओके, सो in a chemical reaction, chemical equilibrium is defined as state at which there is a no further change in concentration of reactant and product। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी फ़र्क नहीं आता है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दिया है N2H2 और यहाँ पे अमोनिया बन गया, ठीक है। इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है, तो ले लो सपोज करो दिस इज़ 50 ग्राम, दोनों को मिला के ये 50 ग्राम है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम का साइन लगा है लाइक दिस मीन्स आपके पास जो प्रोडक्ट है वो भी 50 ग्राम होगा। टेम्परेचर अगर यहाँ 10 डिग्री है, यहाँ पे भी 10 डिग्री होगा, दिस इज़ कांस्टेंट। प्रेशर यहाँ पे 7 बार है, तो ये भी 7 बार ही होगा या 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। ओके, सो ये सारा का सारा आपका आता है इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। और इसकी अगर हमें डेफिनेशन देनी हो तो क्या बोल सकते हैं हम, तो सिंपल सी बात करें केमिकल रिएक्शन के लिए, तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जैसे सपोज करो आपके पास कोई बाइक है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोई बाइक है, आप बाइक राइड कर रहे हो, ठीक है, और आपके आगे को जाने की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, पीछे जाने की स्पीड भी सेम है 10 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट का मतलब होता है हमेशा स्पीड, हम स्पीड की बात करें कि बाइक अगर आपके आगे को गई, ठीक है, तो उसको पीछे आने की जो स्पीड है वो भी क्या होगा, सेम होगा। वैसे ही जो इस रिएक्शन में रेट, जिस रेट से ये आगे जा रहा है, ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या इक्विलिब्रियम हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो बच्चों इक्विलिब्रियम हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जहाँ इक्विलिब्रियम आएगा वहाँ पे आपका रिएक्शन पूरी तरह से रुक जाएंगे, हमें रिएक्शन को फर्दर कंटिन्यू करवाना होता है, ना कि उसको रोकना होता है, ठीक है। तो दिस इज़ इक्विलिब्रियम। इस लेसन में हमने पढ़ना क्या है मेन, कि अगर कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन होता होता इक्विलिब्रियम में चला जाए, तो मतलब जहाँ वो इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, जैसे आपके पास ए से कोई चीज़ बी बन रही है, ठीक है, तो फिर से बी से ए बनेगी, तो देखो रिएक्शन आपका जो रेट है इनका सिमिलर हो जाएगा, मतलब ए को अगर बी बनने में 10 मिनट लगते हैं, ठीक है, तो बी को भी ए बनने में कितने लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे। सपोज करो आपको ए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, या बी की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो देखो जैसे ही आप इस केमिकल रिएक्शन में ए से बी बनेगा, जैसे आप बी को लेने आओगे वैसे ही एकदम से ए बनेगा, जैसे आप ए को लेने जाओगे वैसे ए कन्वर्ट होके बी बना देगा, बी को लेने जाओगे तो ए बन जाएगा, ए को लेने जाओगे तो बी बन जाएगा। तो ये रिएक्शन 10 मिनट्स में इतना फास्ट होगा कि ना आपको ए मिलेगा ना आपको बी मिलेगा। हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं प्रोडक्ट के लिए, हमें नए प्रोडक्ट मिले ताकि उससे हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो सके, ठीक है, और प्रोडक्ट है हमारे पास बी, पर अगर हमें ये बी ही नहीं मिल पाता, क्यों नहीं मिल पा रहा, इक्विलिब्रियम में चला गया, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने ऐसे कुछ पॉइंट्स देखने हैं, ऐसे कुछ फैक्ट देखने हैं जो हमें बताएंगे कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चला गया है तो हम उसको इक्विलिब्रियम से वापस कैसे लाएं। ओके, तो इक्विलिब्रियम से वापस लाने के लिए, ठीक है, तो डिफरेंट मेथड हैं, पर उसको इक्विलिब्रियम से वापस लाने के मेथड जानने से पहले हम जानेंगे कि हमने इक्विलिब्रियम एक्चुअल में होता क्या है। ओके, सो उसके बाद आपके पास कि आपको 3 टाइप के इक्विलिब्रियम मिल सकते हैं, ठीक है, कैसे
मतलब फर्स्ट वन इज़ योर, जैसे कि आपने कोई रिएक्शन करवाया है, ठीक है, तो रिएक्शन जैसे सपोज करो रिएक्टेंट आपके पास ए से बी बन रहा है, तो रिएक्टेंट 10 है, 10 में से आपका 10 ही 10 में से आपका सिर्फ 9 बी में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, मतलब रिएक्शन कंप्लीशन पे है, ओके, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। दूसरा आपके पास कुछ ही, जैसे 10 आपके पास 10 ग्राम रिएक्टेंट है, उसमें से सिर्फ 1 ग्राम ही बी में कन्वर्ट हुआ है, ओनली 1 ग्राम बी में कन्वर्ट हुआ है, तो जस्ट अभी इनिशिएशन है। तीसरा ये ए बी में, ठीक है, अगर ए 10 है तो इस 10 ग्राम में से 5 ग्राम बी बन चुका है, ठीक है, मतलब 10 में से 5 ग्राम बी बन चुका है, तो एक कितना बचा 5, ये भी 5, और दोनों किस पे आ गए हैं आपके पास, इक्विलिब्रियम पे आ गए हैं। ओके, सो ये कुछ खास नहीं है। फर्स्ट वन इज़ योर इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस। मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम केमिकल प्रोसेसेस में भी आते हैं, फिजिकल प्रोसेसेस में भी आते हैं। फिजिकल प्रोसेसेस में आप उसको अपनी आंखों से होते हुए देख सकते हो, जैसे आपके पास है सॉलिड टू लिक्विड, ओके, तो सॉलिड टू लिक्विड के लिए सिंपल सी बात है, अगर आप एक गिलास में पानी लोगे और आपने देखा होगा अगर उसमें हम कुछ एक आइस क्यूब इसमें डाल देते हैं, सपोज आइस क्यूब मतलब जो आपने फ्रिज में क्यूब्स रखे होते हैं आइसिस के, उसमें डाल दोगे, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे होते हैं। तो किस तरह से ये इक्विलिब्रियम पे होंगे, जैसे सपोज करो आपने इसको पानी में डाला हुआ है, ठीक है, अगर इसमें से इस बर्फ़ के टुकड़े में से 1 ग्राम बर्फ़ का टुकड़ा पानी में बदलता है, 1 ml पानी में चेंज होता है, तो उसी टाइम पे ये जो गिलास में पानी बचा है उसका 1 ml 1 ग्राम बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब लिक्विड और सॉलिड दोनों ही एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट। सो फर्स्ट वन इज़ योर फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम आपके पास सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, ओके। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। नाउ अगेन लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था दिस इज़ योर आइस क्यूब, और अगर ये पानी में गिरा हुआ है, ठीक है, दोनों पानी और आइस क्यूब एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। अगर 1 ग्राम बर्फ़ का टुकड़ा, इसमें से जस्ट 1 ग्राम आइस कन्वर्ट होती है 1 ml वाटर में, तो सिमिलर टाइम पे, यानी कि सेम टाइम पे, उसी टाइम पे आपके पास 1 ml वाटर चेंज हो जाएगा 1 ग्राम ऑफ आइस, ओके। तो दिस वन इज़ योर सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अ लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में आपके पास क्या होता है, दिस इज़ योर लिक्विड, दिस इज़ योर वेपर, एक कंटेनर है इसमें लिक्विड पड़ा है, ओके, और कंटेनर आपका ढका हुआ है, इसको आपने किसी बर्नर पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ टाइम के बाद थोड़ी देर में यहाँ पे वेपर बनना शुरू हो जाएंगे, और आप जानते हो जब वेपर बनते हैं इसके साथ टकराएंगे और अगेन सरफेस पे आ जाएंगे, ठीक है, मतलब कंडेंसेशन होगी। तो यहाँ जितना लिक्विड है, ठीक है, सपोज करो इस लिक्विड का 1 ml वेपर बना रहा है, तो सिमिलर टाइम पे 1 ml वेपर 1 ml लिक्विड बनाएंगे, ओके। तो दिस इज़ योर फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे आयोडीन है, आयोडीन सॉलिड स्टेट में होता है, जब आप इसको गर्म करते हो तो एकदम से ये वेपर बना देता है, ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जहाँ सॉलिड लिक्विड में ना कन्वर्ट होकर डायरेक्ट वेपर बनाता है, डेट इज़ योर सब्लिमेशन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कोई सॉलिड चीज़ जलाते हो, ओके, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, ऐसे प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि घर में अगरबत्ती, जब आप अगरबत्ती चलाते हो तो उसका वो डायरेक्ट लिक्विड में चेंज हुए बगैर बिना ही आपका वेपर बना देती है, ओके। तो रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड आयोडीन टू फॉर्म वेपर इज इक्वल टू
rate of concentration of iodine vapor to convert it to a vapor phase. Now next one is equilibrium involving dissolution of solid in liquid. ठीक है, तो किस तरह से हम इस तरह का इक्विलिब्रियम ऑब्टेन कर सकते हैं। जस्ट सपोज करो आपके पास कोई सॉलिड है, उसको अपने लिक्विड में डिसॉल्व करना है। ओके, तो जब भी किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो सॉलिड बन जाता है आपके पास सॉल्यूट, लिक्विड बन जाता है सॉल्वेंट। इस प्रोसेस को याद रखना। ओके, सॉल्यूशन बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक सॉल्यूट एंड वन इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट आपके पास लेसर क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट आपके पास मोर क्वांटिटी में होता है। फॉर एग्जांपल आपने 1 चम्मच नमक का पानी में डाल दिया, तो 1 चम्मच जो नमक है वो आपके पास सॉल्यूट है, पानी आपके पास सॉल्वेंट है। जब दोनों को आप आपस में घोल दोगे तो आपके पास नमक के पानी का सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, अब इक्विलिब्रियम क्या होगा। अच्छा, इक्विलिब्रियम से पहले व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जहाँ पर सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में घुलने से मना कर देता है। जैसे सपोज करो आपके पास एक पानी का गिलास है, उसमें आप 1 चम्मच चीनी डालते हैं, चीनी उसमें सॉल्यूट है, पानी उसमें सॉल्वेंट है। ओके, तो जब आप उसमें चीनी को पानी में डालोगे, जैसे सपोज करो आपने 1 चम्मच चीनी डाली, वो एक आराम से घुल जाएगी। आपने 1 और चम्मच उसमें चीनी का डाला, वो भी आराम से घुल जाएगा। फिर आपने 1 और चम्मच चीनी का डाला, ठीक है, वो घुलने में थोड़ा टाइम लेगा। फिर आपने उसमें 1 और चम्मच चीनी का डाला, ठीक है, जो 4th चम्मच आप उसका चीनी का डालोगे वो उसमें है, सॉरी, ठीक है, वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। तो वो पॉइंट जहाँ पर सॉल्यूट पानी में घुलने से मना कर देता है, उसी पॉइंट को हम सैचुरेटेड पॉइंट बोलते हैं। एंड ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, एंड अब हम इसको इक्विलिब्रियम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे देखो, शुगर इन सॉल्यूशन, शुगर इन सॉलिड। जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आपके सॉल्यूट मतलब शुगर पानी में घुलने से मना कर देती है। ठीक है, अब क्यों मना करती है, ऐसा क्या होता है वहाँ पे। देखो, जैसे सपोज करो ये आपके पास शुगर का वाटर है, ठीक है, सिर पे वाटर है, काफ़ी थिक वाटर है, और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने इस पानी में घुलने से मना कर रखा है। नाउ देखिए, ठीक है, अब देखो, जैसे सपोज करो दिस इज़ योर 1 ग्राम, 1 ग्राम सॉलिड शुगर, ठीक है, चेंज होती कि 1 ml लिक्विड शुगर में। उसी टाइम पे बैकवर्ड 1 ml लिक्विड शुगर चेंज हो जाएगी 1 ग्राम सॉलिड शुगर में। मतलब दोनों ही यहाँ पे इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, मतलब सॉलिड, ठीक है, सॉलिड चीनी आपकी लिक्विड चीनी के अंदर इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है। तो इसी इक्विलिब्रियम की वजह से जो आप एक्स्ट्रा शुगर उसमें ऐड करते हो वो घुल नहीं पाती है। ठीक है, एंड दिस इज योर सॉलिड इन लिक्विड इक्विलिब्रियम। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इक्विलिब्रियम बिटवीन द गैस एंड इट्स सॉल्यूशन इन लिक्विड। देखिए, अब आपने इक्विलिब्रियम देखना है किस किस का, गैस का इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन के साथ। एंड वेरी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ योर कोक। ठीक है, कोक को इसी प्रोसेस से बनाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कोक बनाने के लिए कोक आपके पास एक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस कोक बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डाल देते हैं। ओके, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होती है तो एक एसिड बनता है H2CO3। दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। जब आप कोक पीते हो, ठीक है, तो आपकी जीभ पे बहुत ही तीखापन लगता है कोक का। ठीक है, वो जो तीखापन होता है वो एक एसिड की वजह से होता है। इस एसिड को बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। और इस कोक को बनाने के लिए इसमें डिफरेंट फ्लेवर ऐड कर देते हैं। जैसे इसमें चीनी डाल देंगे, कुछ शुगर ऐड कर देंगे। ठीक है,
अब मेन पॉइंट आ गया हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोलना है। गैसेस वाटर में बहुत कम घुलती हैं। ओके, अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने पानी में घोलना है तो काफ़ी टाइम लेगी, ये घुलेगी नहीं। तो इसको इसमें घोलने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है, डेट इज़ वी अप्लाई प्रेशर। ठीक है, हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में बहुत प्रेशर के साथ डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तभी तो जब आप कोक का ढक्कन खोलते हो तो एकदम से उसमें बहुत से बबल्स रैपिडली बाहर निकलते हैं। तो वो बबल्स के फॉर्म में आपकी गैस बाहर निकलती है, डेट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इतने प्रेशर से आप कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में मिलाओगे कि एकदम से वो क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये सारा कॉन्सेप्ट दिया था आपका हेनरी ने। ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड बाय हेनरी लॉ। It states that mass of a gas that dissolve in a given mass of a solvent at any temperature is proportional to pressure of the gas above the surface of that solvent. ठीक, ओके, मीन्स मास ऑफ द गैस, आपने कितनी गैस पानी में डालनी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन करेगी उसके प्रेशर पर। ओके, सो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रेशर, दिस इज योर KH, वेयर KH इज अ हेनरी कांस्टेंट। सो जैसे सपोज कीजिए आपने 5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ली है तो इसका मास आ गया 5 ग्राम। ओके, अगर इसको डिसॉल्व करना है तो आपने सपोज करो प्रेशर लिया है 5 बार। ठीक है, अब इसमें हमने 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करना है। तो इसका मतलब हमें, अगर हम मास को बढ़ा रहे हैं तो हमें प्रेशर भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। देखो 5 से अगर हमने 10 कर दिया तो प्रेशर भी कितना करना पड़ेगा, 10 बार करना पड़ेगा। यही मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर M दुगुना बढ़ रहा है तो P भी दुगुना बढ़ेगा। अगर M आपके पास तिगुना बढ़ रहा है तो P भी तिगुना बढ़ेगा। ओके, now next one is your equilibrium in chemical processes। केमिकल प्रोसेसेस में इक्विलिब्रियम कैसे होते हैं, ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने दिया था, डेट इज़ हैबर। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हैबर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो हैबर ने सबसे पहले अननोन अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ली, अननोन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन ली, दोनों को मिक्स किया। ठीक है, बीच बीच में वो टेस्ट करते रहे, देखते रहे, साथ साथ में अमोनिया भी बनना शुरू हो गया। ठीक है, पर उन्होंने पाया कुछ टाइम पे कुछ नाइट्रोजन अनरिएक्टेड रह गए हैं, कुछ हाइड्रोजन भी अनरिएक्टेड रह गए हैं। ओके ओके, एंड कुछ अमोनिया भी बना था। दिस मीन्स उन्होंने ये चीज़ फाइंड आउट की कि इनके बीच में इक्विलिब्रियम का साइन आ गया है, मतलब स्टेट इक्विलिब्रियम पे चले गए हैं, जहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इक्वल हो गई है अमोनिया के बराबर। तो सिंपल, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम। एंड योर नेक्स्ट वन इज, इक्विलिब्रियम आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज द इक्विलिब्रियम इन होमोजीनियस सिस्टम एंड सेकंड वन इज द इक्विलिब्रियम इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अगेन जब आपके पास फेजेस सेम होंगे, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, आयोडीन गैस है, HI भी गैस है, द फेजेस आर सेम, तो इक्विलिब्रियम आपके पास होमोजीनियस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आपके पास है डेट इज़ इक्विलिब्रियम इन हेट्रोजीनियस सिस्टम। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस सिस्टम में सेम इसका उल्टा हो जाएगा। आपके पास इक्विलिब्रियम सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ही हो सकता है। नेक्स्ट वन है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ओके, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में हम देखते हैं किस तरह से रेट को निकाला जाता है। ओके, देखिए, जैसे सपोज करो आपके पास एक रिएक्शन है, A प्लस बी गिव राइज टू C प्लस डी। इस तरह से आपके पास कोई रिएक्शन है, A प्लस बी गिव राइज टू C प्लस डी। अब ये रिएक्शन किस रेट से हुआ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, रेट मीन्स स्पीड, किस स्पीड से हुआ। ठीक है, A और B किस स्पीड से कंबाइन किए कि C और D की फॉर्मेशन हो गई। ओके, तो किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो आपको लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बताएगा। ओके, ये क्या बोलता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
ईच रेज टू द पावर इक्वल टू कोरिस्पॉन्डिंग स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। सपोज आपके पास जैसे सिंपल सा अगर मैं रिएक्शन लूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन ए प्लस बी गिव राइज टू सी। ये आपके पास कोई सिंपल सा रिएक्शन है। ओके, अब आपने इसका रेट निकालना है। देखिए अभी एक ही एरो लगा है, इसका मतलब रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ अपने फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट निकालना है, तो क्या लिखोगे आप? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन देखिए इक्वल टू क्या होगा, मतलब सी को बनने का रेट क्या है? देखिए सी तभी बनेगा जब आपके पास ए होगा या बी होगा, मतलब सी के बनने के लिए ए और बी का होना बहुत ज़रूरी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन पे कौन सा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वो किसके बराबर होगा? ठीक है, ए और बी के बराबर। अब ए और बी के अमाउंट के बराबर। ओके, इक्विलिब्रियम में अमाउंट को हम कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, और कंसंट्रेशन आप ब्रैकेट की फॉर्म में यूज़ करते हो, जैसे इस तरह से, जैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, लिखेंगे कैसे? ए लाइक दिस ब्रैकेट, देन कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये जो आपके पास ब्रैकेट होती है, दिस ब्रैकेट रिप्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। ओके, अगर आपके पास रिएक्शन इस तरह से है, जैसे 2A प्लस 3B गिव राइज टू C। अब इसके लिए सिंगल एरो है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा,